सभी का एजुकेशनल एकेडमी जीएसबी ग्रुप इसके अंदर वेलकम है इस समय। और जो आज का सेशन है हमारा, एक मिनट, आज का जो हमारा सेशन है वो पर्टिकुलरली एक बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर हम बात करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट, यानी कि इसको रिवर्स भी अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग। बिकॉज क्या है कि हम ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग करते थे, करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसा काम नहीं करते, ऑलरेडी हम ये सब कुछ कर रहे हैं। बट होता क्या है कि वो जाने अनजाने में हम किसी को भी कुछ बताते हैं, लेकिन हमको कुछ हासिल नहीं होता, कुछ मिलता नहीं है। लेकिन आज जब मैं बात करूंगा आप लोगों से, वो कुछ इस टाइप से रहेगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हैं तो हमारी क्या ग्रोथ होती है, और अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो हमारी क्या ग्रोथ होती है। इन दोनों का कंपैरिजन बताऊंगा मैं आपको। और इस कंपैरिजन के अंदर कुछ इस टाइप से मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि मैं ऑलरेडी, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मोर देन 40 इयर्स प्लस का जो एक्सपीरियंस है मेरा, कि जो कि मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में था और मैं कर रहा था काम। और वहां पे क्या क्या करता था, किस किस तरीके से मैं इसको करता था, और उसी के कंपैरिजन में अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में करूंगा और कर रहा हूं, तो किस तरीके से में फर्क है क्या दोनों में, किस तरीके से दोनों को कंपैरिजन करके मैं आपको दिखाऊंगा। सेशन ये, क्योंकि जो ये टॉपिक है कुछ लेंथी टॉपिक है। अगर इसके ऊपर मैं पॉइंट्स को डिस्कशन करने जाऊंगा तो मोर देन 150 पॉइंट्स हैं कंपैरिजन के लिए। मतलब जो मैंने अभी अपने पास नोट डाउन कर रखे हैं, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के एक्सपीरियंस के हिसाब से, मोर देन 150 पॉइंट्स हैं मेरे पास नोट डाउन है इस समय। लेकिन मैं सबको तो ये 1 घंटे के अंदर या 45 मिनट्स के अंदर नहीं कवर अप कर सकता। तो मे बी ये सेशन में 2-3 अलग अलग पार्ट्स में भी ले लूं। तो आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट लूंगा, और फर्स्ट पार्ट में आपको बताता हूं कि क्या डिफरेंस है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। एक बार मैं सभी पार्टनर्स का वेलकम करता हूं आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर, क्योंकि आज से हमने ट्रेनिंग सेशन शुरू किया है एजुकेशनल एकेडमी के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज जो मैं सबसे पहला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग। तो जैसा कि जितने भी अभी लोग बैठे हैं सभी मेरे बारे में जानते हैं, तो मैं इसमें डिटेल में अभी नहीं समय जाऊंगा। एंड बेसिकली सिर्फ थोड़ा सी मैं बता देता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग जो मतलब सॉरी ट्रेडिशनल मार्केटिंग, मैंने काफी टाइम हो गया मेरे को, मोर देन 40+ इयर्स हो चुके मैंने इसमें काम किया। और 95-96 में जब आपका डायरेक्ट सेलिंग इंडिया मार्केट के अंदर, उस समय इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते थे, वो जब आया था तब भी मैंने एमबीए और एचएलएन इस टाइप से सारी कंपनी की है। और 2023 में मैंने ई बायोटोरियम को ज्वाइन किया। यहाँ पे हम जानेंगे कि हम दोनों में फर्क क्या है, और डायरेक्ट सेलिंग में रहते हुए हम ग्रो कैसे अपने बिजनेस को कर सकते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसमें, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो चीज है उसका कंपैरिजन हम दोनों के साथ कैसे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बात को देख के चलिए कि ये अपॉर्चुनिटी जो आती है ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, ये डिपेंड करता है कि आपके पास मार्केट की लेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप ग्रो करते हो। आपके पास इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप ग्रो करते हो। ये दोनों चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आने पे, जब आप इसके ऊपर करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास पैसा अच्छा है
मार्केट आपके पास अच्छी है, प्रोडक्ट आपका पास अच्छा है, तो आप शॉर्ट टाइम के अंदर ग्रो कर सकते हो। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज आपके पास कम है तो आपको वो मिलना मुश्किल होता है। लेकिन इसी के ऊपर बात करें कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी सपोर्ट आपको मिलती है, और वहां जो मिलती है उससे क्या है कि आप डायरेक्ट, क्योंकि एंड कंज्यूमर के साथ आप जुड़ते हैं, एंड कंज्यूमर के साथ जुड़ने से आपका बेनिफिट इतना होता है कि आपको इमीडिएट पता चलता है कि आपकी मार्केट में क्या वैल्यू है, आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, इमीडिएट आपको पता चलता है। क्योंकि अदरवाइज अगर ट्रेडिशनल मार्केट की बात करूं तो एक पूरा लेंथी प्रोसेस है, कई स्टेप से निकल के आप जाते हो, तब जाके पता चलता है एंड कंज्यूमर तक, तब भी आप नहीं पहुंच पाते। यहाँ पे आप क्या है कि कंपनी अगर कोई भी मैन्युफैक्चर है तो वो डायरेक्ट एंड कंज्यूमर के साथ रिलेट होता है। मीडिया बीच में जो है हम लोग जरूर आ जाते हैं, एक एसोसिएट जरूर होते हैं, लेकिन वो भी क्या होता है, वो एसोसिएट सिंगल पर्सन है, वो डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को आप कंपनी के साथ अटैच कर रहा है। तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट के ऊपर, तो मैं कुछ पॉइंट्स आज मैं डिस्कस करूंगा, जिसको कि मैंने 10 पॉइंट्स लेके चला हूं, जिसमें 10 पॉइंट में की पॉइंट्स आ जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, मार्केट के अंदर आ जाएगा, एक्सपेंसेस को जो है मेजरिंग होगी यहाँ पे, प्रोस्पेक्टिंग एंड लिस्टिंग कैसे हम लोग करते हैं वो इसका कंपैरिजन होगा, प्रेजेंटेशन कैसे रहती है दोनों मार्केट्स के अंदर, डिफरेंस क्या है दोनों मार्केट्स के अंदर, फॉलो अप क्या कैसे होता है दोनों मार्केट्स में, वो उसको भी आपके साथ शेयर करूंगा, सेल्स कैसे क्लोजिंग होती है दोनों मार्केट्स के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग में और ट्रेडिशनल मार्केट में कैसा होता है उसको मैं जो है दिखाऊंगा आपके पास। और प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन का एक चैनल क्या है, वो दोनों मार्केट का डिफरेंस वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और सपोर्ट क्या है मिलती है। आप ये देखिए कि जो मेन है, डायरेक्ट सेलिंग हो या ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो, दोनों के अंदर सपोर्ट बहुत जरूरी है, और वो सपोर्ट किस तरीके से मिलती है वो आप उसको देखिए। ठीक है, कस्टमर्स के साथ एंगेज कैसे रहते हैं, इस टाइप से ये सारी चीजें रहेंगे, 10 पॉइंट्स पूरे आते हैं। तो सबसे पहले जो मैं की पॉइंट्स के ऊपर बात करता हूँ, बिजनेस मॉडल क्या है। कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो एक पूरे चैनल के थ्रू ही बेचती है, वो कहीं भी ऐसा नहीं होता कि उसका पूरा, जैसे मान के चलिए कि एक चैनल पूरा उसका बना होता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग हुई, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसका सी एंड एफ बना, सी एंड एफ के बाद सुपर स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट, इस टाइप से करते करते रिलेट, फिर एंड कंज्यूमर आता है, बिजनेस मॉडल इसका रहता है। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं बात करूं, तो यहाँ पे एंड कंपनी डायरेक्ट जो है एंड कंज्यूमर के साथ जुड़ती है। इसके बाद बात करूं तो कंपनी का जो यहाँ पे कंपल्शन क्या है कि क्या चीज कंपनी को ट्रेडिशनल मार्केटिंग में करना जरूरी है, उसको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना बहुत जरूरी है, वो थ्रू एडवर्टाइजमेंट करे, लाखों करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च होता है। लेकिन यही अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेडिशन जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो जितना भी पैसा वहां खर्च होता है, यहाँ पे कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, और वही पैसा सेव होके वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो एसोसिएट्स होते हैं वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फोकस कंपनी का क्या रहता है, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसका जो है वो चैनल्स के ऊपर पूरा रहता है, कि उसके ऊपर उनका फोकस रहता है कि किस चैनल के साथ कैसे कैसे हम पहुंचेंगे। वो क्योंकि एक बहुत बड़ा चैनल होता है, उस पूरे चैनल को उसको लुक आफ्टर करना पड़ता है, उसके बाद जाके कहीं उसको रिजल्ट आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कि आपको अपने रिलेशन जो बनाए हुए हैं आपने, जितना भी टाइम पीरियड आपको यहाँ पे हो गया है क्या कहते हैं अपनी लाइफ के अंदर,
जितने साल भी जो भी आपकी एज है उसके अंदर आपके रिलेशंस क्या है, उसके ऊपर सारा बिजनेस डिपेंड करता है। यहाँ पे कंपनी को और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेथड क्या रहता है, कंपनी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर एडवर्टाइजमेंट करती है, पब्लिक के साथ रिलेशन हो, फिर सेल्स स्टाफ पूरा एक चाहिए होता है उसका, उस टाइप से सारा करना है। और लेकिन यहाँ पे क्या है, फेस टू फेस माउथ पब्लिसिटी के साथ मीटिंग्स के थ्रू प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। टारगेट्स की बात करूं तो यहाँ पे जो भी कस्टमर्स हैं उनको टारगेट जरूर किया जाता है कि ये हमारा जो वेंडर्स हमारे हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं वो कौन से हैं, उनके लिए पर्टिकुलर ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। लेकिन जो डायरेक्ट की बात करें तो आप कहीं पे भी पूरी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्ट्रेंजर्स सबके साथ जुड़ सकते हैं। आपके पास एक कोई इतना लिमिटेड एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर आप इस काम को कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर अगेन फिर लिमिटेशंस आ जाती हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं, एंडलेस है आपके पास एरिया, आप उसके बाद उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है। और अगर ट्रेडिशनल मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे क्या है कि आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है वहां पे एक रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखा जरूर रहता है, बिकॉज वहां कोई गारंटी नहीं है आपकी कि आपको कितनी सक्सेस मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी। ये बहुत मेन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है कि आपने लाखों रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, उसके एवज में आपको कोई रिस्क तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे श्योरिटी नहीं है। लेकिन यही अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो यहाँ पे आपका कोई भी रिस्क नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आपने कंपनी के साथ रिलेशन बनाया, कंपनी के साथ आपको एसोसिएट हुए, आपने प्रोडक्ट ले लिया, आपकी इन्वेस्टमेंट वो एक बहुत नॉमिनल है, 2, 4, 5, 10 हजार, 20 हजार, बस इससे ऊपर नहीं होती। और यहाँ पे आपका रिस्क भी नहीं है, बिकॉज वो प्रोडक्ट आपने लिया, आपने कंज्यूम कर लिया, आपने इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे आपका रिस्क फैक्टर बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल्स आप कुछ देख सकते हैं, जैसे क्योंकि मैंने आपके सामने दिखाया, कोका कोला है, नाइका है, बाटा है, नोकिया है, मतलब ये कंपनीज वो हैं कि जो लोग आए, लंबा काम किया, आज उनमें से कुछ कंपनीज का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है, पता ही नहीं है। अगर कोका कोला की बात करें, आया गया इंडिया के अंदर, पहले एक बार आया, फिर चला गया, फिर उसके एवज में कैंपा कोला आया, बाद में फिर वापस कोका कोला आया, लेकिन यहाँ कोई श्योरिटी नहीं। इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी उनको कोई श्योरिटी नहीं थी। और इसी तरीके से अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बात करें, जब से एमवे इंडिया के अंदर आया, एवॉन, मोदी केयर, हर्बल लाइफ या ई वोटरियम, इस टाइप की और कई कंपनीज हैं जो कि आज तक भी स्टेबल हैं, आज तक भी यहाँ चल रही हैं। यहाँ पे रिस्क जीरो हो गया। ये एग्जाम्पल बहुत छोटा सा मैंने आपके पास सामने दिखाया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आपको कुछ भी करना है तो सबसे पहले आपको एक कोई भी स्पेस परचेज करनी पड़ेगी या रेंट पे लेना पड़ेगा। उसके बाद उसको सब कुछ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बनाना पड़ेगा, फर्नीचर, फिक्चर, सब कुछ आपको बनाना पड़ेगा ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर। लेकिन यही अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने हमें ई बाइटोरियम की बात करूं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि सब कुछ बना बनाया आपके सामने है, यहाँ आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करूं, वहां कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, बट ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर वो सब कुछ आपको करना पड़ता है। अगर आपका बिजनेस नहीं चला
तो वो आपका सब कुछ जीरो होगा। आपने मान के चलिए 50 लाख रुपए भी लगाया तो आपके पल्ले वहां पे 5 लाख भी नहीं आएगा जब आप उसको सेल आउट करें। क्योंकि मैं इस चीज को भुगत चुका हूं, मैंने खुद देखा, मेरे साथ भी ये हुआ था। मैंने सब कुछ इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा खासा शोरूम बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब मैंने उसको वाइंड अप किया तो मैंने जो चीज से फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 की खरीदी थी वो 1,000 रुपए में जाके बिकी है, और सिर्फ 2 साल उसको यूज किया था। तो आप ये देखिए कि जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो सब जीरो हो गई मेरी। इसी तरीके से एक्सपेंसेस की बात करें, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आपको, आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, अब उसको सेल करने के लिए आपको पूरा सेटअप बना बिठाना पड़ेगा, पूरी एक सेल्स टीम रखनी पड़ेगी। क्योंकि जब भी मैं भी इस चीज को करता था तो मैंने पूरी एक सेल्स टीम रखी थी, और जिसकी सैलरी ही सैलरी अगर बात करूं तो करीबन 5 लाख से ऊपर सैलरी सिर्फ पे होती थी। कोई अभी नंबर्स इतने बहुत बड़े नहीं थे, बट वो पे करनी पड़ती थी। 30 डेज बीते पता नहीं चलते थे, बट वो पे करनी पड़ती थी। उसके एवज में सेल क्या आती थी, वो अगर हम बात करें स्टार्टिंग के अंदर, अगर अपने 5 लाख 6 महीने में 5-5 लाख रुपए भी पे कर रहे हैं तो आपको 30 लैक्स हो गए आपका इन 6 मंथ। और उसके एवज में अगर आपको वो 50% भी सेल उस समय आ गई तो वो आपकी अचीवमेंट होती थी। एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी है, ट्रेवलिंग का सारे एक्सपेंस करने जरूरी होते हैं इसके अंदर। प्रमोशनल जो एक्सपेंस है, कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है उसके लिए एक्सपेंसेस होते हैं। ओवरहेड्स ऐसे होते हैं जो कि हम कभी भी काउंट नहीं किया, अचानक आते हैं। और कुछ ओवरहेड्स ऐसे होते हैं कि जिसको हम अपने बुक्स में भी नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जाम्पल सेल्स टैक्स वाला आया, इंस्पेक्टर आया, उस वो लेके चला गया, एक्साइज वाला आया वो लेके चला गया, वो एक्सपेंस हम अपने बुक में भी नहीं दिखा सकते, अपनी सेल्स की ग्राफ में भी उसको माइनस नहीं कर सकते। तो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं। और कुछ ऐसे, जैसे मैंने हिडन एक्सपेंस के एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ये हिडन एक्सपेंसेस इतने होते हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता, कि जो अचानक आते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जीरो इन्वेस्टमेंट ऑन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, क्योंकि सब कुछ कंपनी का ही दिया होता है। अगर किसी जगह पे, किसी स्टेट, किसी सिटी के अंदर कंपनी का अगर ऑफिस नहीं भी है तो वहां पे भी अगर आपको कुछ एक्टिविटी करनी है तो कंपनी उसके लिए उस सेमिनार, उस वर्कशॉप के लिए पे करती है आपको। दैट मीन्स कि आपका जीरो एक्सपेंस है वहां पे, आपको कोई सेल्स स्टाफ की जरूरत नहीं है। कंपनी जो भी आपको प्रोवाइड कर रही है वो डायरेक्ट कंपनी प्रोवाइड कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की अपनी, सब कुछ कंपनी है, हर चीज जो है वो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद अगर बात करता हूँ एडवर्टाइजमेंट, अगेन अगर कुछ भी करना होता है तो वो कंपनी खुद करती है। अगर कुछ भी उन्होंने लिटरेचर बना के आपको देना है तो वो कंपनी आपको खुद खुद देगी। अगर आप कहीं सेमिनार कर रहे हैं तो वहां कोई बैनर कुछ भी लगना है वो कंपनी आपको बना के दे रही है। अगर आपने खुद बनवाया तो उसकी पेमेंट कंपनी कर रही है आपको। इसके बाद ट्रेवल एक्सपेंस जीरो कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेवल एक्सपेंस आप अपने टाउन में काम कर रहे हैं। अगर आप टाउन के बाहर जाना के प्लान करते हैं तो वो उस स्टेज पे जाते हैं जब आपको मालूम है कि मेरे पास हैंडसम इनकम आनी शुरू हो चुकी है, और उस इनकम में से मैं 5, 7, 10%, 15% मैं एक्सपेंस कर सकता हूँ, तब आप उस एक्सपेंस को करते हैं। अदरवाइज आप अपने टाउन में इस काम को कर सकते हैं, और अपने टाउन में रह के ही आप पूरा बिजनेस अपना डेवलप कर सकते हैं। एंड सिर्फ ये नहीं कि अपनी कंट्री में, अगर वो जो भी कंपनी के साथ आप एसोसिएट हैं और वो कंपनी बाहर अदर कंट्रीज के अंदर बिजनेस कर रही है तो आप अपनी सिटी, अपनी कंट्री के अंदर बैठ के भी आप काम कर सकते हो।
उन कंट्रीज के अंदर। तो यहाँ पे यहाँ देखिए तो सारे ही एक्सपेंसेस सब कुछ जीरो है, ठीक है। प्रमोशनल अगेन जीरो, क्योंकि कंपनी सब कुछ करके दे रही है, प्रमोशन वगैरह सब कुछ वो कर रही है। ओवरहेड्स जो हैं वो मैक्सिमम, अगर आप सब कुछ अपना कर भी लेंगे तो 8 से 10% आपकी इनकम का होगा, वो भी उस स्टेज पे जब आप श्योर हो चुके हैं कि यस मेरी इतनी इनकम है कि अब मैं उसमें से 8 से 10% स्पेंड कर सकता हूँ, तब आप उसको कर सकते हैं इजिली। प्रोस्पेक्टिंग की अगर बात करते हैं, अब जब मैं ट्रेडिशनल मार्केट में था तो हमारा प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका अलग था। आज तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आप बहुत कुछ देख सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर आपको बहुत कुछ आ जाता है, दिख जाएगा। लेकिन अगर वैसे मैं बात करूं कि वहां पे आप किसी भी सिटी के अंदर जा रहे हैं, अब जैसे मैं जाता था तो मैं वहां जाके सबसे पहला मेरा काम होता था कि वहां की टेलीफोन डायरेक्टरी उठाना, येलो पेजेस उठाना। मैं उसको उठाता था, वहां से मैं अपने जो लोग थे, जो जैसे मैं नए टाउन के अंदर गया, नई सिटी के अंदर गया, तो वहां पे जाके मेरा पहला स्टेप ही यही होता था कि येलो पेजेस उठाना और उसमें से मैंने देखना, और उसके बाद फिर मार्केट के अंदर जाना, और मार्केट में भी जाके अगेन मेरे को सोचना पड़ता था कि मैं इसके साथ डील करूं या ना करूं। ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर रहता था यहाँ पे। आपको देखने में वो दुकान, वो शोरूम बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में आपको जज करना पड़ेगा कि क्या ये आपके मतलब का है भी है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें कि जैसे मैंने आपको पहले बोला येलो पेजेस का, मैंने बोला आगे भी मैं उसका बारे में बात करूंगा। तो ये सब चीजें रहती थी, या फिर आपको ये होता था कि अगर कोई पर्सन जिसको आप जानते हैं और वो पर्सन ऑलरेडी उस मार्केट में काम कर चुका है या कर रहा है, तो उसके साथ पर्सनली आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उससे, तब आपको पता चलेगा। लेकिन अगेन ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर तो खास तौर से ये है कि वो बिजनेस एक ऐसा है कि जिसके लिए आप 100% श्योर नहीं हो सकते। अगर मान के चलिए मेरे को किसी ने कुछ बताया और वो पर्सन उस दुकानदार के लिए बहुत अच्छा है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो वो दे रहा है उसका प्रोडक्ट उस दुकानदार को नीड है। ये कोई श्योरिटी नहीं कि मैं जो उसको प्रोडक्ट दूंगा वो भी उसको नीड होगी। अगर नीड होगी तो वो मेरे लिए साथ भी वैसे ही रहेगा जैसे उसके साथ है। लेकिन अगर नहीं होता तो वहां पे डिस्टरबेंस होती थी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी वहां पे। क्योंकि बिजनेस में एक छोटी सी कहावत है कि बिजनेस जो है वो जो माँ की दाल होती है उसकी तरह होती है, किसी के लिए वो बहुत टेस्टी है और किसी के लिए वो बादी होती है, किसी को वो नुकसान पहुंचाती है, उसको सूट नहीं करती। ठीक इसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर होता है कि जब हम जाते हैं और कोई यहाँ पे श्योरिटी नहीं होती कि वो पर्सन जो है दुकानदार आपके लिए उतना ही आपकी वैल्यू डाल रहा है। मैंने ऐसे ऐसे दुकानदार देखे हैं कि जिस समय आप जाते थे और आपका प्रोडक्ट वहां पे अगर उस समय नीड है उसको, तो वो आप जो है उसके लिए गॉड फादर है। लेकिन जहां पे आपका कॉम्पिटिटर वहां खड़ा हो गया, कोई कोई दूसरा प्रोडक्ट सिमिलर आ गया, तो वहां पे आप की वैल्यू जीरो होनी शुरू हो जाती है। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर खास तौर से है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि येलो पेजेस के लिए पर, तो हम भी, क्योंकि मैं सारा काम उस समय यही होता था, उस समय कोई मोबाइल फोन नहीं थे। जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिशनल मार्केट 78 के अंदर जाना शुरू किया था, तो वहां पे ये सब चीजें नहीं थी, हमको इसी तरीके से सब कुछ करना पड़ता था। उसके बाद धीरे धीरे करके चेंज हुआ, लेकिन आज भी वो सारे रिस्क फैक्टर वहीं पे हैं।
जो पहले थे वो आज भी हैं। लेकिन यही अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बात करें, डायरेक्ट सेलिंग मींस नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि हम एंड कंज्यूमर के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ अगर बात करें तो आज की डेट में हमारे पास इतना बड़ा सोशल मीडिया है, पर्सन टू पर्सन आप मिल सकते हैं, फोन पे बात हो सकती है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, ये सारे प्लेटफॉर्म आप पे अवेलेबल है। और इन सारे प्लेटफॉर्म में हर एक डीलर कुछ ना कुछ उसकी पोस्टिंग वहां पे आती है और आप वहां से उसको ले सकते हैं। गूगल नहीं हुआ करता था, आज अगर आप सिर्फ टाइप करें कि मेरे को इस सिटी के अंदर इस प्रोडक्ट के लिए पार्टी चाहिए, तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी उसके ऊपर विद एड्रेस विद कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि पहले ऐसा नहीं था। आज आपके पास डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये बहुत अच्छी चीज आ गई, क्योंकि आप इसके थ्रू अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएं, और सोशल मीडिया के में से आपको इतनी अच्छी लीड मिल सकती है कि पर बशर्ते आपको एक्टिव होना पड़ेगा इसके ऊपर। जब आप एक्टिव हो जाएंगे तो इसके ऊपर आपको बहुत अच्छी लीड्स मिलती है। यहाँ कोई आपका एक्सपेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, अच्छा रिस्क भी नहीं है। आप स्ट्रेंजर को भी अगर दे रहे हैं प्रोडक्ट, उसने पैसा कंपनी में भेजा, आपने उसको, कंपनी ने उसको प्रोडक्ट भेज दिया, आपका कोई रिस्क नहीं, ना ही उसका रिस्क। तो यहाँ ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसी को लेते हुए हम आराम से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जितना है प्लेटफॉर्म्स, ये हमारी ग्रो लाइन है। हम इसके बेस के ऊपर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। प्रेजेंटेशन की बात करें अब, तो प्रेजेंटेशन दोनों में डिफरेंस क्या है? ह्यूज डिफरेंस है। अब जब हम जाते थे, सिर्फ फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है और उस कंपनी के 200 प्रोडक्ट हैं, तो आप 200 प्रोडक्ट कैरी करके नहीं जा सकते। 200 प्रोडक्ट की कैटलॉग लेके आप चले जाएंगे, लेकिन 99% ये होता था कि जो प्रोडक्ट आपके हाथ में है उस प्रोडक्ट का ही मैक्सिमम आपको ऑर्डर मिलता था फर्स्ट टाइम। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम के बाद आपकी कैटलॉग के ऊपर ऑर्डर आने शुरू होते थे। लेकिन सबसे पहले से फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या होता था, जैसे मैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में था, तो मेरे को इस टाइप के सभी प्रोडक्ट्स मैक्सिमम एक ब्रीफकेस उठाना पड़ता था। अब उस ब्रीफकेस का वेट जो था अराउंड 20 प्लस था, 20 kg प्लस था, जिसको मैं लेके जाता था। मेरा जो सबॉर्डिनेट होता था मेरे साथ, वो भी एक सैंपल बैग उठाता था, यानी कि हम दोनों के हाथ में एक एक सैंपल बैग होता था, जिसको कि हम लेके चलते थे, और उसमें सभी प्रोडक्ट मैक्सिमम हम जो भी कैरी कर सकते थे वो लेके चलते थे। अब से फॉर एग्जांपल, अब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर नेल पॉलिश है, तो नेल पॉलिश के अंदर अराउंड 150 शेड्स, तो मैं सब तो कैरी नहीं कर सकता। लेकिन होता क्या था कि हमको फिर अगेन 25, 30, 40 शेड्स उठाने पड़ते थे, मैचिंग शेड्स उठाने पड़ते थे, तब जाके हम लोग ये काम करते थे। मीन्स कि एक पूरा वेट लेके चलना था हमको। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आज की अगर बात करें तो क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आप एक दुकानदार पे गए हो, एक सिटी के अंदर गए हो, वहां पे अगर 10 दुकानदार हैं, उन 10 दुकानदारों को आपने दिखाया है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप क्या कर रहे हो कि सिर्फ कुछ लोगों को, 2, 4, 5, 10 लोगों को सिर्फ एक जगह बिठाओ। आप जिस होटल में स्टे कर रहे हो उस होटल पे भी बिठा सकते हो, आप अपने घर पे भी बुला बुला के बिठा सकते हो, और उसको दिखा सकते हो सब कुछ, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उसके ऊपर आप उसको दिखा सकते हैं। और वो जब देखेगा तो ऑटोमेटिकली पूरा प्लान वहां समझ सकता है, हर चीज ऑन पेपर आप उसको साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं।
अदरवाइज अगर आपको कहीं 1-to-1 के लिए भी जाना पड़ा तो मैक्सिमम आपने क्या उठाया, एक कैटलॉग, एक डायरी, पेन, और आपका कोई भी जो प्राइम प्रोडक्ट है आपका, आपने वो एक प्रोडक्ट उठा लिया और वो प्रोडक्ट उसको दिखाने के लिए, जिसका डेमो देना है, कुछ भी देना है, अब उसको देखने के लिए, तो मीन्स कि कुल मिला के 5-7 किलो से ऊपर वजन नहीं होगा उसका, और आप आराम से दिखा सकते हैं। दूसरी सिटी में भी जाना है तब भी आप ये कर सकते हैं, सेम सेम, कुछ भी आपको अलग से नहीं, क्योंकि अदरवाइज ट्रेडिशनल मार्केट में आपने एक सैंपल बैग उठाया और एक अपना कपड़ों का बैग उठाया, 2 बैग्स आप दोनों हाथ में लेके चल रहे हैं, तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है प्रेजेंटेशन के अंदर। अब फॉलोअप की बात करूं तो यहाँ डिफरेंस देखिएगा क्या है। फॉलोअप के अंदर जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, इसके अंदर से फॉर एग्जांपल मैं आज किसी सिटी में गया या मैं किसी शॉपकीपर के पास आज गया, को मेरी जरूरी नहीं कि मैं कल उसके पास फिर जा सकता हूँ या परसों फिर मैं जा सकता हूँ, या उसने मेरे को मैंने किसी सिटी में गया तो उसने मेरे को बोला कि आप मेरे को एक बार प्रोडक्ट दोबारा दिखाइए, तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि मैं इमीडिएट उसके पास जाऊंगा, क्योंकि वहां पे क्या है कि जिस भी सिटी में जाएंगे आप, होलसेलर, रिटेलर, ये सब जितने हैं, C&F वगैरह, सबको आपने मिलना होता है। और इसमें से किसी ने भी आपको एक बार बोल दिया कि एक बार आप मेरे पास आप दोबारा आइए, तो उसके लिए अगेन आपको फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी ब्रांड की वहां पे अवेयरनेस नहीं हुई, तब तक आप ये समझ लीजिए कि आपको कितना वहां पे मूवमेंट लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात आती है वहां पे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी होते हैं, आप कोई भी नया प्रोडक्ट लेके चले तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर पहली बात उसका ये होता था कि एडवर्टाइजमेंट आती है आपकी, कहाँ है ये प्रोडक्ट, कौन यूज कर रहा है, कहाँ पे दिख रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसा नहीं, क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट दिखाया, वो आपका एक पूरा चैनल बना हुआ है, आपके अपने डायरेक्ट आपने सबसे पहले अपने फैमिली फ्रेंड्स को दिया है, सबसे पहले आपने वहां काम किया। वहां जब आप एंड कंज्यूमर को दे रहे हैं तो उससे माउथ पब्लिसिटी से जब प्रोडक्ट बिकना शुरू होता है, तो वहां पे ये डिफरेंस बिल्कुल नहीं मिलता, ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आती है हमारे को। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि फॉलोअप के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर बार आपको जाना पड़ता है जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता। 100% जब तक आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं हो जाता, तब तक आपको बार बार प्रोडक्ट लेके जाना पड़ता है। जब तक प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ, आपको प्रोडक्ट लेके जाना पड़ेगा, लेकिन जब एक्सेप्टेंस हो जाती है तब आप फिर प्रोडक्ट को नहीं लेके जाते, तब भी चल जाता है, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। ठीक है ना। और हर बार जब भी जाएंगे आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा। आपका मार्जिन अगर लिमिटेड है वहां पे, लेकिन आपके एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो समटाइम्स मोर देन 50 to 60% एक्सपेंसेस सेल्स के ऊपर पड़ जाते थे। ये पोजीशन हो जाती थी, क्योंकि पहली बार गए, बात हुई, क्योंकि कंपनियों का भी एक सिस्टम अलग अलग होता है। मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया, उस कंपनी का यही से था, सॉरी, मैं यहाँ से हैदराबाद गया, और हैदराबाद में जब वो प्रोडक्ट मैंने, उससे बात हुई मेरे से कंपनी के नाम से कि पहली 3 ट्रांजेक्शन हमने कैश करनी है, बट उसने बोला मैं कैश नहीं करूंगा, मैं आपको बैंक गारंटी दूंगा। जो सेल थी उसका डबल बैंक गारंटी मिल रहा था, पर कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि कंपनी की बेवकूफी थी उस समय के, जो GM सेल्स था वो उसकी बेवकूफी थी कि क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। अगर हमारी 5 लाख की सेल है वहां पे और वहां पे हमको 10 लाख का मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। लेकिन अब अगेन मैनेजमेंट का डिसीजन था, तो कुछ नहीं। तो कहने का मकसद है कि मैं 2 सिटीज करके, जबकि मेरी 10 सिटीज के अंदर साउथ की जाना था मेरे को,
मैंने सिर्फ 2 सिटीज करके बैक हो गया था, वापस आ गया था कि नहीं करना। बिकॉज अगेन वो 2 सिटी में जाने का खर्चा तो कंपनी में पड़ा ना, जिसका कि बाद में एमडी को भी रियलाइज हुआ कि हाँ गलत, जो जीएम ने डिसीजन लिया है वो गलत लिया। तो यहाँ एक्सपेंसेस की बात करूं तो ये एक्सपेंसेस हर बार होते हैं। आपको ऑर्डर मिले या ना मिले, आप जाओगे, आपके एक्सपेंस होंगे ही होंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि जो, जैसे मैंने पहले भी बोला कि सेल्स का जो एक्सपेंस का जो है उसका रिस्क फैक्टर काफी रहता है। मैंने ऐसे ऐसे सीनियर पर्सन्स देखे हैं कि जिन लोगों ने, अगर से फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 5 लाख की सेल है या 10 लाख की सेल है, तो 40 to 45% उनके अपने एक्सपेंस हैं सेल्स के। तो कहां से कंपनी मीट आउट करेगी? क्योंकि ये तो सिर्फ सेल्स के एक्सपेंस है। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ट्रेडिशनल मार्केट का है, उसके जो एक्सपेंस है वो कहां से मीट आउट होंगे? वो जितने मार्जिन शेयर होने वो कहां से मीट आउट होंगे? वो भी डिफरेंस है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी एक बात बोली कि जब तक आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं होता तब तक रिस्क फैक्टर बहुत है। शुरुआत में आपने प्रोडक्ट बेचा, प्रोडक्ट चला, प्रोडक्ट बिका आपका। क्योंकि मैं जब सेल को काउंट करता था, जब 5वीं बार मेरा ऑर्डर आता था मैं उसको सेल काउंट करता था। पहले 4 बार को मैं सेल काउंट नहीं करता था। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन यहाँ क्या होता था कि अगर आपका प्रोडक्ट नहीं चला, 2 बार 3 बार आपने प्रोडक्ट भेज दिया, उसके बाद पता चलता था कि आपका प्रोडक्ट वापस आ जाएगा। गुड्स रिटर्न के रिस्क फैक्टर बहुत तगड़ा है उसके अंदर, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर। सेल्स का पूरा एक नेटवर्क वहां पे क्यों रहता है? अब इस नेटवर्क के अंदर भी कुछ लोग ऐसे आ जाते थे कि जो कि जानबूझ के कुछ ना कुछ गलत काम कर दिया, जिसके कारण वहां पे ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। और इसके बाद जो भी प्रोडक्ट जा रहा है उसका कैरी एंड फॉरवर्डिंग खर्चा जो है वो भी पड़ना है आपके पास, वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर पड़ना है। लेकिन इसी चीज को अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर बात करें तो यहाँ पे आप पर्सनली लोगों को मिल भी सकते हैं, अपनी सिटी के अंदर हैं, आप मिल सकते हैं, टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, डायरेक्ट उनसे बात हो सकती है आपकी। 1 मिनट। डायरेक्ट उनसे बात हो सकती है, टेलीफोनिक करें बात, 1 to 1 आप उनसे मिल भी सकते हैं। और बात करें एक्सपेंस की, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत ही कम एक्सपेंस है। आपका एक्सपेंस मैक्सिमम क्या होगा? आप किसी भी पार्टी से, किसी भी प्रोस्पेक्ट से मिले हैं, मैक्सिमम क्या है? एक चाय, एक कोल्ड ड्रिंक, वन कोई बिस्किट, दैट्स इट। इससे ऊपर तो खर्चा नहीं है ना। जबकि ट्रेडिशनल मार्केट में वही एक ही पर्सन को अगर आप मिलने जाए तो आपके आना जाना, पेट्रोल का खर्चा सारा आपका पड़ गया, उसके बाद आपका वहां पे रुकना है तब उसका खर्चा, वहां पे भी जा रहे हैं तो आप, क्योंकि आप सामने वाले के पास गए हैं, उसको आपने वहां कहीं बुलाया है या उसकी शॉप पे भी गए हैं, तो कुछ ना कुछ आपको ऑबलाइज करने के लिए उसको देना करना पड़ता है कुछ। चाहे कोई बाहर जाके उसको लंच डिनर कुछ भी कराएं, क्योंकि आपको बिजनेस चाहिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ही नॉमिनल एक्सपेंस रहता है। इन्वेस्टमेंट की बात अगेन वही है, जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया कि अगर आपकी सेल हुई या नहीं हुई, सेल हुई है या नहीं हुई है, आपका रिस्क जीरो है वहां पे। हो गई तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट उसने लिया वो डायरेक्ट कंपनी ने उसके पास भेजना, आपकी इन्वेस्टमेंट वहां कुछ नहीं। सेल्स क्लोज हो गई आपकी, वेरी गुड। अगर नहीं है तो आपकी वहां पे कोई भी
एक्सपेंस नहीं हुआ, कुछ भी रिस्क नहीं हुआ। गुड्स रिटर्न का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि वापसी आपके पास आनी ही नहीं है। अगर कोई भी किसी भी, क्योंकि जैसे कंपनी बोलती है कि भाई 3 डेज 4 डेज 7 डेज का टाइम देती है, वही टाइम उन्होंने दे दिया आपको, तो वो भी कंपनी में डायरेक्ट जाना है, आपके पास नहीं आना। पैसा भी डायरेक्ट वहीं जाना। अदरवाइज अगर ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर गुड्स अगर वापस आया है तो कंपनी को पेमेंट करनी है उसको। और मैंने काफी ऐसे देख चुका हूँ काफी कुछ, कि जहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कंपनी, पैसा जब आता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर गुड्स वापस आए हैं तो गुड्स वापस आने के बाद उसको पैसा रिटर्न करना है, तो वहां कंपनी आगे पीछे हो जाती है। ऐसी भी कंपनीज मैंने देखी है। इस टाइप से बहुत अच्छे लेवल पे जो कंपनीज होती हैं वहां पे क्रेडिट नोट्स इशू होने में टाइम लग जाता है। ऐसी ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स मैंने देखे हैं जो कि वेल स्टेब्लिश कंपनीज के क्रेडिट नोट्स 6 6 महीने बाद उनके पास आ रहे हैं। यानी कि जो उनकी इनकम होती थी वो सब वहां पे जीरो हुई होती थी। यहाँ पे अगेन वही है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप डायरेक्ट हो तो आपको यहाँ पे रिस्क बिल्कुल नहीं है। अब क्लोजिंग और सेल की अगर बात करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर क्या होता है कि आपने जो भी प्रोडक्ट सेल किया है, आप उसको जब सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट को, तो ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी वहां पे बन चुकी है। अदरवाइज आपसे सामने वाली जो भी काउंटर है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, वो ये चाहता है कि आपसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, मैक्सिमम बेनिफिट्स आपसे मिले, वो ये चाहते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर बात करूं तो क्योंकि हम, आप कुछ भी दिया आपने उसको, आपने बोला कि मैंने आपको ये प्रोडक्ट की एमआरपी पे ये डिस्काउंट दिया है, आपको ट्रांसपोर्टेशन का मैंने ये दे दिया, लेकिन नहीं, वो आपको 2 स्टेप आगे की बात बोलेंगे कि ये हमारा तो ये खर्चा होता है, अब वो दो। तो यहाँ पे आके बात करें तो हर चीज के ऊपर रिस्क है, आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, क्योंकि जो एक्सपेंस आप कर चुके हैं वो आपको वापस तो नहीं होंगे ना। अगर इसने प्रोडक्ट वापस कर दिया तो आपके पास क्या हो गया, जो आपने एक्सपेंस किया, जो माल भेजा, वो सब खर्चा हो गया आपका। आपका सब कुछ वहां पे दोबारा रीइंबर्स कहीं नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी बात आती है। और कैंसिलेशन, अब समटाइम्स ऐसा भी होता था कि पार्टी अपनी ऑर्डर से ऑर्डर देती थी। अच्छा, ये भी होता था कुछ जगह पे, ऐसा भी होता था कि जो सेल्स स्टाफ है अपने नंबर्स बनाने के लिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, आप मैन्युफैक्चर हैं और आपने सेल्स स्टाफ रखा है, और सेल्स स्टाफ अपने नंबर बनाने के लिए ऐसा भी करता था कि फेक ऑर्डर लेके आता था। उसने से फॉर एग्जाम्पल 50,000 का ऑर्डर दिया, तो वो 70,000 का, 80,000 का, 1 लाख का ऑर्डर आपके हाथ में आ रहा है। पता चलता था कि वो कहता था नहीं जी मैंने तो ये ऑर्डर दिया ही नहीं, और वो वापस आता था। मैंने वो भी चीजें फेस की हुई है। लोग, इस तरीके से होता था कि माल वापस आना, और फिर आप ये देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन लगी, जो सब कुछ लगा, वो लग गया ना वहां पे, वो तो रिफंड नहीं होने जा रहा। और सबसे बात कि आपने अपना प्रोडक्ट, क्योंकि मेरे से कोई पूछता था ना कि आपकी टर्म्स क्या है, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर 3 टर्म्स होती हैं और तीनों सी हैं: कैश, क्रेडिट और कंसाइनमेंट। 3 सी होते हैं मार्केटिंग के अंदर। लेकिन मैं उनको ये बोलता था कि भैया 2 सी सिर्फ है, 3 नहीं है। वो कहते जी वो कैसे? मैंने कहा भाई आइदर कैश और कंसाइनमेंट। कहते नहीं मैं तो क्रेडिट आपसे ले रहा हूँ। मैंने कहा साहब आप क्रेडिट कैसे ले रहे हो? आपने तो प्रोडक्ट ले लिया, आपके पास आ गया, कल को अगर प्रोडक्ट नहीं आपके पास मूवमेंट में आया या किसी कारण से भी आपको वो स्लो मूवमेंट, आपने मेरे को वापस किया, तो वो तो कंसाइनमेंट हो गया ना।
बात तो तब थी कि आप 100% मेरे को पेमेंट करते और मेरे को, मैं आपको प्रोडक्ट भेजूंगा, तब वो कैश की बात होती है। तब ये बात बनती कि हाँ भाई आपने ये कैश पे लिया। तो इसलिए बीच का जो क्रेडिट है ना, उसको मैं हटा देता था। मैं कहता था दो टर्म्स हैं, एक कैश एक कंसाइनमेंट। तो वो लोग हंसते थे इस बात पे। क्यों? फैक्ट भी यही है कि इसी तरीके से मार्केटिंग हो रही थी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने ऐसा काम कर दिया। आज की डेट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी, जो कि किसी टाइम पे हिंदुस्तान लीवर्स का एक नाम था कि वो क्रेडिट नहीं देता, आज वो भी दे रहा है क्रेडिट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की ये हालत हो चुकी है। यहाँ पे अगर रिस्क की बात करूं ट्रेडिशनल मार्केट में, तो 50-50 का रेशियो है। 50-50 का रेशियो है। 50% रिस्क है ही है आपके पास। ऊपर बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 50% मिनिमम रिस्क मान के चलिए ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर बात है। और इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बात करते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जिसको भी आपने एसोसिएट बनाया है, वो डायरेक्ट है आपके साथ, कंपनी के साथ वो डायरेक्ट है। वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बना है आपका, और उसने, कंपनी ने जो रेट फिक्स किया हुआ है, उस रेट पे वही वो प्रोडक्ट उसको मिलना है। कंपनी ने अगर से फॉर एग्जांपल ये वाइडोनी ने 10,700 रेट फिक्स किया हुआ, तो 10,500 नहीं आप कर सकते, यानी कि 10,699 भी नहीं आप कर सकते। आप उसको वही पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके देखिए कि कंपनी की ओर से जो कुछ फिक्स है वही वहां पे मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट कोई रिस्क नहीं है। पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल 0.000% रिस्क है। एक्सपेंसेस भी नहीं है, क्योंकि जो भी अगर कुछ होता है, कुछ भी अगर, जैसे मैंने बोला कि अगर आप कहीं सेमिनार कराए तो एक्सपेंसेस भी कंपनी कर रही है, कंपनी आपको पे कर रही है एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे ऑर्डर भी कैंसल होने का चांसेस नहीं इसलिए है बिकॉज उसने पहले पेमेंट किया है, इसलिए ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। वो डायरेक्ट मंगाएगा। हाँ, वो रिटर्न अगर बाद में करता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि वो उसका ही पैसा है, वापस भी उसी के अकाउंट में जाना है और ऑन द स्पॉट चले जाना है। कहीं आपके ऊपर कोई किसी टाइप का कोई बर्डन है ही नहीं। और अगेन, क्योंकि जैसे मैंने पहला कि ऑर्डर डायरेक्ट जा रहा है, पैसा कंपनी को डायरेक्ट जा रहा है, तो क्रेडिट भी यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं होती डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो यहाँ पे अगर रिस्क फैक्टर की बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 0% रिस्क है। आपने प्रोडक्ट लिया, आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया, बात खत्म हो गई। आपका पैसा आपके घर पे है। आप काम करोगे तो आपको इनकम आ जाएगी, काम नहीं करोगे तो इनकम नहीं आएगी। सिंपल इतना बात है। उसके अंदर तो आप काम भी करोगे ट्रेडिशनल मार्केट में, तब भी रिस्क रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है, चैनल आप देखिए कितना बड़ा है, कि सबसे पहले कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, तो सबसे पहले तो वो मीडिया पे भेजती है, मीडिया का एक्सपेंस करती है, फिर C&F को परसेंटेज देती है, फिर सुपर स्टॉकर, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर, फिर उसके बाद होलसेलर, रिटेलर, फिर एंड कंज्यूमर पे। यानी कि बीच का जो गैप है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 30% है। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट 30% है, और 70% जो कंज्यूम होता है वो इसी पूरे चैनल के अंदर कंज्यूम होता है। यानी कि 30 रुपए की चीज बनी तो 100 रुपए को आपको मिली। हालांकि मैं इस चीज को अगर बात करूं तो सेम वहां पे भी हम मान के चलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी मान के चलते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जितने मीडिया, C&F, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब हमारा खत्म हो गया। डायरेक्ट एंड कंज्यूमर पे कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और एंड कंज्यूमर पे चला गया। तो क्या हुआ, एसोसिएट्स ने डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट दिया।
एक चैनल तो ये हो जाता है। दूसरा क्या चैनल हो गया, कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट को दिया, डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट ने पिकअप सेंटर को दिया, पिकअप सेंटर ने एंड कंज्यूमर को, एसोसिएट को दिया, और एसोसिएट ने एंड कंज्यूमर को दे दिया। दैट मीन्स कि वो 70% जो है वो इसके अंदर पूरा कंज्यूम हो गया, पूरा इसके अंदर कंज्यूम हो गया। एंड कंज्यूमर को अगेन, से फॉर एग्जांपल, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में उसको नहीं मिलता, 20, 25, 30% का जो मार्जिन है, जो डिस्काउंट है, वो ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे उसको मिल जाता है। डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी के ऊपर, कंपनी किस तरीके से उसको दे रही है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब स्पोर्ट की बात करें, क्योंकि कुछ भी काम करना है तो अपने को एक स्पोर्ट जरूर चाहिए होती है, कि हम उसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर बात करें तो एक सपोर्ट सिस्टम, पूरा एक नेटवर्क, जो कंपनी का सेल्स स्टाफ है उसके ऊपर पूरा जाता है। लेकिन वहां पे क्या है, वो गोल्स ऐसे दे दिए जाते हैं, इस तरीके से टारगेट दिए जाते हैं कि जो कि डिस्टरबेंस होती है, और किसी ना किसी टाइम पे वो क्रैश भी होते हैं। मैंने ऐसी ऐसी कंपनी में देखा है कि अच्छी खासी उनके पास सेल्स टीम होती है, लेकिन क्या है कि मान के चलिए, से फॉर एग्जांपल एक कंपनी की 10 लाख रुपए की सेल है, लेकिन उसको टारगेट दिया जा रहा है 20 लाख का, और वो 20 लाख का तो काम होगा नहीं ना। 10 लाख बिकना है, 20 लाख कैसे बिक जाएगा? 10 के 12 कर लो, 10 के 15 भी कर लो तो समझ में आता है, लेकिन वहां पे बिल्कुल क्रैश हो जाता था। तो इस यहाँ पे इसके अलावा और अलग से कोई टूल्स वगैरह नहीं प्रोवाइड किए गए कि भाई हाँ, आपको हम ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको इस टाइप से वहां पे प्रोडक्ट का डेमो हम करवाएंगे, हम ये कराएंगे, वो ऐसा नहीं होता। अगर कहीं होता भी है किसी प्रोडक्ट के भी, तो उसके प्राइसेस भी उसी तरीके से हाइक होते हैं। तो ये सारा, और आप देखिए स्पोर्ट मटेरियल के अंदर अगर मैं बात करूं, प्रिंट मीडिया इतना ज्यादा रहता है यहाँ पे, हर चीज रहती है, लेकिन उसको हर कोई पढ़ तो नहीं सकता। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हर किस्म के लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, और कम पढ़े लिखे भी हैं, और अनपढ़ भी हैं। हर कोई उसको पढ़ नहीं सकता। आप प्रिंट मटेरियल जितना मर्जी दे दो, नहीं वो कर पाएंगे। लेकिन यही अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पूरा कंपनी का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर अगर कोई काम करता है, तो पूरी एक, अब उनकी जैसे कहते हैं ना कि अपलाइन से लेके ऊपर से लेके नीचे तक एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की के साथ उनकी कड़ी जुड़ी हुई है, वो सपोर्ट करते हुए ये चलते हैं, जिसके ऊपर कोई अलग से एक्सपेंस नहीं किया जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा, सब कुछ उनको चलता है। और उसी के लिए अब टूल्स देखिए, जैसे हम अपनी कंपनी के ई बायोटोरियम की बात करें, तो ई ग्रोथ एकेडमी पूरी है, टाइम टू टाइम अलग अलग जगह पे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, सब कुछ हो रहा है, जूम पे सब कुछ चल रहा है। हम लोग भी अभी, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया है एजुकेशनल एकेडमी से, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर एक बिल्कुल लेमैन भी बैठ जाएगा, बिल्कुल अनपढ़ भी बैठ जाएगा, तो जो हम बोलेंगे वो समझेगा। उसको पढ़ना नहीं आता, लेकिन जो हम उसको बोलेंगे वो समझेगा, और समझ के वो आगे काम कर सकता है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो ये एक मैटर इतना बड़ा है कि एंगेजमेंट का, जिसके लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम भी चाहिए, और टाइम अभी ओवर होने वाला है, तो मैं इसको नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको थोड़ा सा डीपली मैं इस पे बात करूंगा, क्योंकि ये दोनों ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत लंबा ये है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि अप्रोच ट्रेडिशनल मार्केट में इनडायरेक्ट है, और यहाँ पे डायरेक्ट है। कॉस्ट, ये जो है मार्केटिंग या जनरल बात करूं, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर हाई है, यहाँ पे लो है।
रिलेशंस जो हैं आपके यहाँ पे ज्यादा बनते हैं। रिलेशन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपके ज्यादा बनते हैं। कम्युनिकेशन टू वे होती है, क्योंकि आप भी बात कर सकते हैं, आपकी ग्रो लाइन भी बात करती है, आपकी अपलाइन भी बात करती है, डायरेक्ट कंपनी भी बात कर सकती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग डिपेंड पूरा करते हैं आपकी ब्रांड वैल्यू पे। आपका ब्रांड स्टैब्लिश है तो वहां पे चलता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपका रिलेशन बेस्ड बिजनेस है, ये बहुत बड़ी है। और सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऑर्गेनिक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम बात करें कि कुछ भी फेक हो। वहां जरूर हम ये कहते हैं कि भाई चलो आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा एक दुकानदार पे पहुंचा तो वहां 20-25 लोगों के पास जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन वो श्योरिटी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म वहां पे चलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको वो श्योरिटी है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आपकी इनकम जो है वो सिर्फ डिपेंड करती है आपकी सैलरी के ऊपर या आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितना आप काम करोगे आपको उसका इनकम उसी हिसाब से आती रहेगी। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैंने कुछ ये 20 पॉइंट्स और लिए हैं, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे आके मैं अपना सेशन यहीं पे वाइंड अप करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी टाइम याद हो चुका है। तो मैं इस सेशन को यहीं वाइंड अप करता हूँ, और इसी के साथ मैं सभी का थैंक्स करता हूँ। और स्पेशल थैंक्स है जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं एजुकेशनल एकेडमी के, जिनके कारण ये प्लेटफॉर्म हम सक्सेसफुली रन कर पा रहे हैं, और आने वाले टाइम पे और अच्छी तरह ये रन होगा। और इसी तरीके से मंडे को जो है कमिंग जो है सेशंस, मंडे को मॉर्निंग का, सॉरी मंडे नहीं, वेनेसडे को मॉर्निंग का सेशन है, उसमें महेश सर सेशन देंगे। उसके बाद फ्राइडे को सेशन पे रहे। ये तो मतलब टाइम टू टाइम सारे सेशन अब एक कॉन्टिन्यूशन में रहेंगे, और आने वाले टाइम में हम लोग और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग ट्रेनिंग सेशंस को करेंगे। तो इसी के साथ सबका थैंक्स है वंस अगेन। थैंक यू जगदीश सर, थैंक यू वेरी मच।